गरीब की शहरी बेटी ने उजाड़ा गांव की बेटी का घर। गरीब उमा की बेटी प्रतिभा विदा होकर उसकी आंखों से ओझल भी नहीं हुई थी कि टेंट वाले उसकी शादी का टेंट खोलने में लग गई और खाना बनाने वाले अपने बर्तन समेटने लगे। घर को सूना करके आज मेरी बड़ी बेटी अपने घर विदा हो गई है। तभी केटरिंग वाले और टेंट वाले उसे अपने अपने बिल थमा देते हैं। उमा अपने कीपैड फोन से अपनी छोटी शहरी बेटी पूनम को कॉल लगाती है। हेलो पूनम बेटा, तेरी गरीब बहन तो विदा होकर अपने ससुराल चली गई, पर तू अपनी सगी बहन की शादी में भी नहीं आई। क्या करूँ माँ, मैं तो आना चाहती थी लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, पर तेरे ही भरोसे तो मैंने इतने धूमधाम से और कर्ज लेकर अपनी गरीब बेटी की शादी की है। अब इतना सारा कर्जा मैं कैसे उतारूंगी। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। आप सारा कर्जा चुका दो और अपनी सेहत का ध्यान रखना। कुछ देर और बात करने के बाद उमा फोन डिस्कनेक्ट करके पैसे ट्रांसफर कर देती है और उमा अपनी शहरी बेटी के भेजे हुए पैसों से उमा सारा कर्जा उतार देती है। अगले दिन तक उसकी गांव की बेटी प्रतिभा के मध्यम वर्गीय लेकिन साफ सुथरे शहरी ससुराल में उसकी सारी रस्में हो चुकी थी। शादी की अगली सुबह जब उसका पति अविनाश सोकर उठता है और देखता है कि उसके ऑफिस के कपड़े प्रेस हुए बेड के साइड टेबल पर रखे हैं और उसके जूते भी पूरी तरह साफ टेबल के नीचे रखे हुए हैं तो अरे वाह, सुबह सुबह ये सब किसने किया? जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। तभी प्रतिभा सिर पर लंबा घूंघट काढ़े, माथे पर लंबा सिंदूर लगाए, पैरों में भारी बिछिया और मोटी पायल, कमर में चांदी का कमरबंद बांधे देहाती अंदाज में धीरे धीरे पैर बढ़ाती हुई हाथ में चाय का कप लिए कमरे में आती है और कप अविनाश की तरफ बढ़ा देती है। ए जी चाय पी लीजिए, गरम गरम है। अविनाश मुस्कुराता है और चाय का कप लेकर साइड टेबल पर रख देता है। वो आगे बढ़कर प्रतिभा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लेता है, हड़बड़ाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। क्या कर रहे हो जी, छोड़िए हमें। अरे अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, शर्मा कर इधर उधर देखते हुए। छोड़िए भी, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा, देख लेगा कोई। तो देखने दो ना, हम दोनों पति पत्नी हैं, कोई गैर थोड़े हैं जो डरे। नहीं नहीं छोड़िए मुझे, हमें बहुत शर्म आती है। प्रतिभा हाथ झटककर तेजी से कमरे से बाहर किचन की तरफ भाग जाती है। अविनाश मुस्कुराते हुए उसे देखता रह जाता है। प्रतिभा के चाल चलन, बात करने के तरीके और पहनावे में उसकी गांव के होने की झलक दिखती थी, लेकिन वो एक आदर्श संस्कारी बहू की तरह पूरे घर का ख्याल रखती, घर को चमका कर रखती, सास ससुर की सेवा करती और अपने पति का सम्मान करती। लेकिन उसके पति को उससे कुछ और भी उम्मीद थी। अविनाश हॉल में या कमरे में उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो प्रतिभा तुरंत उसका हाथ झटक देती। छोड़िए जी, कोई देख लेगा, ये सब काम बेडरूम में शोभा देते हैं या नहीं। पर जब रात को अविनाश बेडरूम में जाता है तो प्रतिभा दिन भर के काम से इतनी थकी होती है कि बेड पर जाते ही सो जाती है। क्या हुआ प्रतिभा, उठो ना। अविनाश उसे चाहे जितना उठाने की कोशिश करता उसकी आंख ही नहीं खुलती। बहुत थक गए हैं जी, दिन भर काम करके बदन टूट रहा है, हमें नींद आ रही है। वो करवट लेकर सो जाती है और अविनाश गहरी सांस लेकर रह जाता है। गांव की बेटी है, नई नई शहर में आई है, धीरे धीरे शहर के माहौल में खुल जाएगी। लेकिन प्रतिभा में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। फिर एक शाम ऑफिस से घर आकर अविनाश उसे अपने साथ घुमाने चौपाटी ले जाता है। वहां भी वो उसके साथ देहाती रूप में ही जाती है। प्रतिभा का ध्यान चमचमाती लाइट्स और हाथों में हाथ डालकर घूम रहे मॉडर्न कपल्स पर था, लेकिन अविनाश का ध्यान उसके पहनावे पर। कम से कम आज तो स्टाइलिश साड़ी पहन लेती प्रतिभा। नहीं जी, हमें ऐसे ही बनकर रहना अच्छा लगता है। चौपाटी में कुछ दूर पैदल ही साथ चलने के बाद अविनाश उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिभा तुरंत अपना हाथ खींच लेती है। अब क्या हुआ प्रतिभा, तुम बार बार हाथ क्यों झटक देती हो? क्या करे हो जी, इतने सारे लोगों के बीच कोई देख लेगा तो तू तू करेगा। अरे तो देखने दो, मैं अपनी लीगल वाइफ का हाथ पकड़ रहा हूँ, इसमें शर्म कैसी? देखो आसपास सब कपल्स कैसे साथ चल रहे हैं। अविनाश वहां हाथ पकड़कर घूम रहे कपल्स की तरफ इशारा करता है। नहीं, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, मुझे बहुत लाज आती है। प्रतिभा को समझाते हुए वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। अविनाश तुरंत एक आइसक्रीम ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में वेटर आइसक्रीम लेकर आता है। अविनाश चम्मच से प्रतिभा को आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करता है। अरे ये क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं हमें। प्रतिभा अविनाश का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है प्रतिभा, किसी को किसी की परवाह नहीं है। नहीं, आप इसे पैक करवा कर घर ले चलिए, हम घर में खा लेंगे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतने दिनों से देख रहा हूँ, ना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, ना तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। जब भी करीब आता हूँ तुम बहाने लगाने लगती हो। थोड़ा धीरे बोलिए, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं।
अविनाश गुस्से में उठ जाता है और दोनों बिना कुछ खाए ही चुपचाप घर लौट जाते हैं। अविनाश के समझाने का प्रतिभा पर कुछ असर नहीं हो रहा था, जिस वजह से दोनों पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा था, जो प्रतिभा के सास ससुर नोटिस कर रहे थे। एक दिन जब अविनाश ऑफिस से वापस आता है तो प्रतिभा की सास गायत्री उसे हॉल में ही रोकती है और क्या हुआ बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों ढंग से बात भी नहीं कर रहे हो। अरे क्या खाक ठीक है माँ, मैं इसे अकेले में बात नहीं कर सकता, इसका हाथ नहीं पकड़ सकता, इसके साथ ढंग से बैठ नहीं सकता। इसे मेरी फीलिंग्स की नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की परवाह है। बेटा देख, तेरी पत्नी गांव की है, उसे शहरी माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसे थोड़ा समय दे, वो सब सीख जाएगी। अविनाश के आने की आहट पाकर उसके किचन में पानी लेने गई प्रतिभा उनकी बातें सुन लेती है और भागकर अपने कमरे में जाकर अपनी माँ उमा को फोन लगाती है और रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। प्रतिभा उमा को रेस्टोरेंट वाली पूरी बात बताती है और आज हॉल में उसके पति और सास के बीच में जो बातें हुई वो भी। देख बेटा, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें उनके रंग में ढलना होगा, उन्हें प्यार देना होगा, वो गलत नहीं कह रहा। तुम गांव में रही हो ना, इसलिए तुमको थोड़ा अजीब लगता है। हाँ माँ, मुझे बहुत शर्म आती है। ठीक है, थोड़ा टाइम ले, पर जैसा तेरा पति बोले वैसा करने की कोशिश करना। प्रतिभा को समझाकर उमा फोन रख देती है। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। फिर तीसरे दिन अविनाश जब ऑफिस से लौट कर आता है तो कमरे में प्रतिभा को एक बैग देता है। ये क्या है? अरे खोल कर तो देखो। प्रतिभा बैग खोलती है तो उसमें एक मॉडर्न नाइट ड्रेस होती है। इसे पहनकर बताओ तो जरा कैसी लगोगी। प्रतिभा नाइट ड्रेस फेंक देती है। राम राम, नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं ये नहीं पहनूंगी। देखो, ये पहनकर तुम्हें सिर्फ कमरे में रहना है, बाहर नहीं जाना है। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। इतना बोलकर प्रतिभा कमरे से बाहर भाग जाती है। अगली सुबह जब अविनाश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था तब प्रतिभा उसके लिए चाय लेकर आती है। अविनाश चाय का कप लेते हुए उसका पहनावा और बिना मेकअप का चेहरा देखता है। स्टाइलिश बनकर रहा करो प्रतिभा, थोड़ा मेकअप किया करो। मैंने गांव में कभी मेकअप नहीं किया, जैसी मैं गांव में रहती थी वैसी शहर में भी रहूंगी, मैं खुद को नहीं बदल सकती। चाय देकर प्रतिभा वहां से चली जाती है और ऑफिस के लिए रेडी होकर अविनाश ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर अविनाश हमेशा की तरह वहां लव बर्ड्स कलीग्स को एक दूसरे के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर ख्यालों में खो जाता है। तभी उसका कलीग कम फ्रेंड शुभम उसके पास आता है। अरे अविनाश, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम ऑफिस की लड़कियों को ताड़ रहे हो। हाँ, नई नई शादी भाई, इससे अच्छा होता कि मेरी शादी ही नहीं हुई होती। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताऊं यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मैंने सोचा कि शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ वो सब करूंगा जो लोग गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं, घूमूंगा, रोमांस करूंगा। पर मेरी वाइफ तो ऐसी निकली जिसे पत्नी होने का मतलब सिर्फ अच्छा खाना बनाना और चाय नाश्ता देना ही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अरे तुम्हारी अरेंज मैरिज थी ना? अरे जाने दे यार उस बात को, अब जो है सो है। शुभम की बात टालकर अविनाश काम पर फोकस करने की कोशिश करता है। जैसे तैसे अविनाश ड्यूटी पूरी करके ऑफिस से थका हारा घर लौटता है और सीधे अपने बेडरूम में जाता है और बेड पर अपनी तरफ पीठ किए बैठी बेहद स्टाइलिश ड्रेस पहने लड़की को देखता है। वाओ, प्रतिभा ने खुद को बदल लिया। वो बेहद खुश हो जाता है और पीछे से जाकर उसे गले लगा लेता है। आई लव यू डार्लिंग, मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरे लिए खुद को जरूर बदल लोगी। लड़की अचानक हड़बड़ाकर पीछे मुड़ती है। वो प्रतिभा नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन पूनम है। अरे जीजू छोड़िए, मैं आपकी वाइफ नहीं, आपकी साली पूनम हूँ। दीदी तो किचन में है। अविनाश हड़बड़ाकर पीछे हटता है। ओह सॉरी सॉरी पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, गलतफहमी हो गई, मुझे लगा कि प्रतिभा है। अविनाश पूनम को ध्यान से देखता है। उसके खूबसूरत बाल, मॉडर्न ड्रेस और अट्रैक्टिव लुक्स देखकर वो दंग रह जाता है। दोनों सगी बहनें हैं पर जमीन आसमान का फर्क है। एक पूरी गवार और दूसरी इतनी स्टाइलिश। पूनम भी उसे बड़े गौर से देखती है। वाह, जीजू तो बड़े हैंडसम है और मैच्योर है। दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है जो उन्हें ऐसा पति मिला। तो जीजू, मैं हूँ आपकी साली पूनम, जो शादी में नहीं आ पाई थी। शहर में जॉब करती हूँ ना, तो छुट्टी नहीं मिली थी। तब ये प्रतिभा किचन से चाय लेकर कमरे में आती है। अरे जी, आप आ गए। मिलिए, ये मेरी छोटी बहन पूनम है, शहर में नौकरी करती है। इसके बारे में बताया था ना आपको। पूनम को देखते हुए, हाँ शहर में रहती है इसीलिए इतनी स्टाइलिश और मॉडर्न है। क्या कहा जीजू आपने? हाँ नहीं 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 कुछ नहीं। हड़बड़ाया अविनाश कमरे से बाहर निकल जाता है। उसी शाम पूरा परिवार पूनम के साथ डिनर करता है। डिनर करते हुए भी वो स्टाइलिश लुक में ही होती है और प्रतिभा अपने हमेशा वाले देहाती लुक में। उसकी नंद उन दोनों को साथ में देखती है और
वैसे ये दोनों हैं तो सगी बहनें, लेकिन दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि दोनों सगी बहनें हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ रीना, दीदी गांव में रही है ना, इसलिए वो वैसी ही है, गांव की बेटी। और माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, इसलिए मुझ पर शहर का असर दिखता है। हाँ बिल्कुल, इंसान को माहौल के हिसाब से ढल जाना चाहिए, हमेशा एक जैसा लकीर का फकीर बनकर नहीं रहना चाहिए। अरे पूनम देखो, तुम्हारे जीजू मुझे ताना मार रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मुझ में क्या कमी है? मैं जैसी हूँ वैसी ही क्यों नहीं रहूं? दीदी, जीजू सही कह रहे हैं, इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो वक्त इंसान को बदल देता है। प्रतिभा के ससुराल वाले खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रतिभा झूठे बर्तन समेटने लगती है। दीदी, मेरी सोने और रहने की व्यवस्था कहाँ है? मुझे यहाँ कुछ दिन रुकना है। प्रतिभा बर्तन किचन में रखकर उसे गेस्ट रूम में ले जाती है और बेड व्यवस्थित करती है। तुम इसी गेस्ट रूम में रुकना। पूनम को गेस्ट रूम में रुकाकर प्रतिभा वहां से किचन में आकर बर्तन साफ करने लगती है। अगले दिन अविनाश ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रुक जाता है और देखता है कि जब पड़ोसी घर पर आते हैं तो उसकी पत्नी प्रतिभा अपने देहाती लुक में घूंघट काढ़े उनके पैर छूती है और ठेठ देहाती लहजे में हालचाल पूछती है। वहीं पूनम मॉडर्न तरीके से उनसे हाथ मिलाती है और सबसे मॉडर्न तरीके से बात करती है। पड़ोसियों के चले जाने के बाद अविनाश प्रतिभा को कमरे में ले जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेहमानों के सामने इस तरह गवारों की तरह मत पेश आया करो, थोड़ा शिष्टाचार सीख लो अपनी बहन से। देखिए, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूंगी। मैं गांव की बेटी हूँ, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, पर थोड़ा अपनी बहन से सीखो, वो कितने अच्छे तरीके से लोगों से पेश आती है। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ है, तब तक उससे कुछ सीख लो। प्रतिभा गुस्से में पैर पटकती हुई किचन में चली जाती है। उसके किचन में पहुंचने से पहले ही उसकी बहन पूनम वहां जाकर रसमलाई बनाने की तैयारी कर चुकी थी। दोनों बहनें रसमलाई बनाकर हॉल में ले जाकर टेबल पर रखती हैं। प्रतिभा तो आदतन चुपचाप खड़ी हो जाती है, लेकिन पूनम चम्मच में रसमलाई लेकर जबरदस्ती सोफे पर बैठे अविनाश को खिलाने की कोशिश करती है। जीजू, जरा चक्कर बताओ तो, रसमलाई कैसी बनी है? अविनाश पूनम की इस गर्मजोशी और नजदीकी से थोड़ा असहज पर अंदर से खुश होता है और पूनम का हाथ पकड़कर रसमलाई खाता है। अरे, टेस्ट तो ठीक ठाक ही था, पर तुम्हारी उंगलियों को छूते ही इसका स्वाद 100 गुना बढ़ गया। ओहो, ये बात है, तो इसी बात पर अपनी इस प्यारी साली को पूरा शहर घुमा कर लाइए। ठीक है, बिल्कुल चलेंगे। अच्छा, साली को घुमाने ले जाओगे और अपनी पत्नी को घर पर छोड़ दोगे? ठीक है, तुम भी चलो, हम तीनों चलेंगे। अविनाश और पूनम दोनों मॉडर्न और मैचिंग कपड़ों में और प्रतिभा भारी साड़ी और गहनों में एक साथ घर से निकलते हैं। अविनाश उन दोनों को पार्क में ले जाता है। पार्क में चलते वक्त पूनम अविनाश के काफी चिपक कर और उसका हाथ पकड़कर चलती है और प्रतिभा उनके पीछे पीछे। पूनम, ये क्या बदतमीजी है? तुम जीजू से ऐसे चिपक कर क्यों चल रही हो? लाज शर्म नहीं है क्या? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? दीदी, तुम सच में पागल हो। लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो दूसरों की लाइफ देखे, और अगर किसी को देखना भी है तो देखने दो। ये मेरे जीजू है, कोई गैर नहीं। अगर किसी को कोई आपत्ति होगी वो खुद जवाब मैं दे दूंगी। पूनम अविनाश के कंधे पर हाथ रख देती है और ऐसे ही पार्क में घूमते हैं। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। पूनम और अविनाश जोर जोर से हंसकर बातें करने लगते हैं। और जीजू बताओ, लाइफ कैसी चल रही है? दीदी आपका अच्छे से ख्याल रखती है ना? हाँ, बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरी पत्नी नहीं मेरी माँ हो। पूनम और अविनाश दोनों ठाका मारकर हंसने लगते हैं। थोड़ा धीरे बात करो, आसपास के लोग सुन रहे हैं। तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? सुनने दो ना, हम बस बातें ही तो कर रहे हैं। वो तीनों वहां स्नैक्स खाकर एक शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं। वहां पूनम कई मॉडर्न ड्रेसेस ट्राई करती है और ट्रायल रूम से निकलकर अविनाश को दिखाती है। जीजू बताओ, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? अविनाश उसे देखता रह जाता है। काश मेरी माँ ने मेरे लिए पूनम को चुना होता, इस गवार प्रतिभा को नहीं। क्या हुआ जीजू, कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं, ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी है। अविनाश उन तीनों को घुमाकर और शॉपिंग करवाकर वापस घर ले आता है। कुछ दिन रुककर पूनम वहां से जाने के लिए अपना बैग हॉल में लेकर तैयार खड़ी है। वहां मौजूद अपनी बहन और जीजू से गले लगकर इमोशनल हो जाती है। जीजू, आपके साथ बिताए ये दिन बहुत अच्छे थे। दीदी जीजू का ख्याल रखना, और जीजू आप भी दीदी का ध्यान रखना। पूनम, जा रही हो तो अपना नंबर तो देती जाओ, कभी कभी हालचाल पूछ लिया करूंगा। अरे हाँ जीजू, मैं तो भूल ही गई थी। दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर पूनम मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। पूनम के जाने के बाद प्रतिभा वैसी ही रही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अविनाश ऑफिस से जब भी देर से घर आता और हॉल में खाना खाने बैठता तो प्रतिभा उसके पास बैठकर घर की चुगलियां शुरू कर देती। देखो जी,
तुम्हारी छोटी बहन रीना मेरे काम में हाथ नहीं बटाती, कॉलेज से आती है और अपने फोन में व्यस्त हो जाती है, सारा बोझ मुझ पर ही है। देखो, मैं दिन भर का थका हारा खाना खा रहा हूँ, थोड़ा चुप रहो, ये फालतू बातें बाद में भी हो सकती हैं। प्रतिभा तब भी चुप नहीं होती, तो अविनाश थाली साइड में करके उठकर कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रतिभा कमरे में आती है और अपनी माँ को कॉल लगा लेती है। हाँ माँ, बताओ कैसी हो, खेत की बुआई हुई कि नहीं हुई, गाँव का क्या हाल है? अविनाश बेड पर लेटा चिढ़ जाता है। देखो प्रतिभा, जब मैं कमरे में रहूं तो मुझसे बात किया करो, या हर वक्त फोन पर बातें मत किया करो। मैं अपनी सगी माँ से बात कर रही हूँ, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? अविनाश झुंझलाकर उठता है और बालकनी में चला जाता है। वो अपनी जेब से फोन निकालकर पूनम का नंबर डायल करता है। अरे जीजू, आज कैसे याद किया? बस पूनम, बहुत दिनों से सोच रहा था तुमसे बात करूं, पर सोचता था कि तुम क्या सोचोगी पर आज खुद को रोक नहीं पाया। बहुत अच्छा किया जीजू, मैं भी आपको कॉल करना चाहती थी, पर यही सोचकर डरती थी कि आप कहीं गलत ना समझ लें। दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती हैं। उस रात के बाद दोनों के बात करने का रोज का सिलसिला बन जाता था। जब भी अविनाश को मौका मिलता वो पूनम को कॉल कर लेता, और जब पूनम को टाइम मिलता तो वो उसे कॉल करके बात कर लेती, और प्रतिभा को पता ही नहीं चला कब उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। लेकिन एक दिन सभी घरवाले रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर पर सिर्फ अविनाश और प्रतिभा ही थे। प्रतिभा हॉल में झाड़ू लगा रही थी, तभी अविनाश पीछे से आकर प्रतिभा को बाहों में भर लेता है। ई का बदतमीजी है जी, मुझे घर की साफ सफाई करने दीजिए, फालतू परेशान मत किया कीजिए। अविनाश प्रतिभा को छोड़ देता है। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद प्रतिभा जब अपने कमरे के बाथरूम में नहाने जाने लगती है, तब फिर अविनाश उसके पीछे आता है। प्रतिभा, आज घर पर कोई नहीं है, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ नहाने? क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमें ऐसा गंदा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार फिर अविनाश का दिल टूट जाता है। फिर दोपहर में दोनों हॉल में खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद प्रतिभा अपनी माँ को फोन लगा देती है। हाँ माँ, आज घर पर कोई नहीं था तो मैंने पूरे घर का कोना कोना साफ कर दिया। यह औरत कभी नहीं सुधरेगी। जब घर वाले होते हैं तो कहती है कि मम्मी पापा हैं, और आज कोई नहीं है तो इसे माँ की पड़ी है, इसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है, अब मैं भी वही करूंगा जिससे मुझे खुशी मिले। अविनाश तुरंत उठकर कमरे में जाता है और पूनम को कॉल मिलाकर उससे बात करने लगता है। उस दिन के बाद से अविनाश प्रतिभा से पूरी तरह कटना शुरू कर देता है। प्रतिभा घर की कोई बात बताती तो वो सिर्फ हाँ हूं करता। फिर एक दिन अविनाश सुबह घर से ऑफिस की मीटिंग का बहाना बनाकर पूनम के शहर उससे मिलने पहुंच जाता है। दोनों एक कैफे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। क्या बात है जीजू, आजकल आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, रोज कॉल रोज मैसेज, और आज तो सीधे यहाँ मिलने भी आ गए। हाँ पूनम, क्योंकि तुम भी तो मुझ पर ध्यान देती हो। सच बताऊं, तुम मुझे बहुत दिलचस्प और अट्रैक्टिव लगती हो। बात तो सही है जीजू, पर आप शादीशुदा हैं, आपने मेरी सगी दीदी से शादी की है। शादी तो की है, पर मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। वो बदलने को तैयार ही नहीं है। मेरी माँ तुम्हारी माँ को बचपन से जानती थी, इसलिए उन्होंने हमारा रिश्ता तय कर दिया। मुझे लगा था कि मैं उसे शहर के हिसाब से ढाल लूंगा, पर वो तो गवार की गवार ही रहना चाहती है। मुझे जो प्यार पत्नी से चाहिए था वो मुझे तुमसे मिल रहा है। अविनाश का हाथ चूमते हुए। कोई बात नहीं अविनाश जी, अगर दीदी आपका ख्याल नहीं रख सकती तो मैं आपका ख्याल रखूंगी। पूनम से पहली मुलाकात के बाद अविनाश वापस घर लौट आता है, लेकिन उसका दिल उसी के पास रह जाता है। अब प्रतिभा चाहे जैसे कपड़े पहनती, जिस भी तरीके से रहती या जैसे बात करती, अविनाश को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब वो उस पर ध्यान ही नहीं देता था। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद एक रात छत पर जाकर अविनाश पूनम को कॉल करता है। अविनाश, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? आप कब तक मुझसे ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे? मुझे ये सब दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भी यही सोच रहा था पूनम। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ट्रांसफर तुम्हारे ही शहर में करवा लेता हूँ। हम दोनों एक ही फ्लैट में साथ रहेंगे। अगले कुछ ही दिनों में अपने प्लान के मुताबिक अविनाश पूनम के शहर में ट्रांसफर ले लेता है और ऑफिस से घर आकर अपने कमरे में अपना बैग पैक करने लगता है कि तभी वहाँ प्रतिभा आती है। और क्या हुआ जी, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, मैं वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस अब बता दिया ना, मम्मी पापा को बताया है। अब मैं निकल रहा हूँ। अविनाश अपना बैग उठाता है और बिना मुड़े घर से निकल जाता है। अब प्रतिभा अविनाश को जब भी फोन लगाती है उसका फोन बिजी ही जाता, क्योंकि ऑफिस टाइम में भी वो पूनम से ही कॉल पर बात करता रहता। प्रतिभा पूनम को भी कॉल करती, लेकिन उसका कॉल भी बिजी रहता। अजीब बात है, दोनों का फोन एक ही समय पर बिजी आ रहा है। जरूरी ऑफिस के काम से बात कर रहे होंगे, और शायद पूनम वहां से बात कर रही होगी। ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी माँ उमा का फोन आ जाता है।
माँ, आप अपनी पूनम से बात कर रही थी क्या? नहीं तो बेटी, बहुत दिन हो गए हैं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस उनका ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे शहर चले गए हैं। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, दामाद जी को पहले वहाँ सेटल हो जाने दे, फिर तू भी वहाँ शिफ्ट हो जाना। प्रतिभा कई दिनों तक अविनाश से बात करने की कोशिश करती रही, पर वो उससे ठीक से बात नहीं करता। फिर एक शाम प्रतिभा पूनम को वीडियो कॉल करती है। पूनम गलती से वीडियो कॉल उठा लेती है। हेलो पूनम, कैसी है? तू क्या कर रही है? हाँ दीदी, मैं अच्छी हूँ, बस ऑफिस से घर आई हूँ। तभी प्रतिभा कमरे के पीछे के बैकग्राउंड में अविनाश का चेहरा शर्टलेस हालत में हल्का सा देखती है। है ये क्या पूनम, तेरे पीछे वो जीजू थे क्या? नहीं नहीं दीदी, जीजू यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो तो किसी दूसरे शहर में है ना। तुम्हारा वहम है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम है। पूनम तुरंत फोन काट देती है। पूनम को तो कभी बताया ही नहीं था कि उसके जीजू का ट्रांसफर हो गया है और वो दूसरे शहर में है। फिर पूनम को कैसे पता चला? प्रतिभा के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। ऐसे ही कई दिन और गुजर जाते हैं। प्रतिभा बार बार कॉल करके अविनाश से बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे हर बार इग्नोर कर देता। फिर एक शाम ऑफिस से पूनम के साथ लौटकर जैसे ही अविनाश फ्लैट में पहुंचता है, प्रतिभा का कॉल आ जाता है। गुस्से में अविनाश कॉल रिसीव करता है और क्यों बार बार फोन करके परेशान करती हो प्रतिभा, मुझे काम है। तभी उसके पास खड़ी पूनम। अरे जान, आप किससे बात कर रहे हो? ये किसकी आवाज थी? कोई लड़की बोल रही थी आपके पीछे से? अब किसी की नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, रखो फोन। अविनाश हड़बड़ाकर फोन कट कर देता है। अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी प्रतिभा फोन साइड में रखती है और उस दिन वीडियो कॉल में भी पूनम के घर उनका चेहरा दिखा, आज फोन पर पूनम की आवाज आई। दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है। मुझे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। अगले दिन सुबह प्रतिभा बिना किसी को बताए पूनम के शहर उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है। वो सीधे अंदर जाती है। ऑफिस जाने के लिए तैयार पूनम उसे अचानक सामने देखकर हड़बड़ा जाती है। दीदी, तुम यहाँ अचानक क्यों आई? बस ऐसे ही आ गई तुमसे मिलने। पर हमें देखकर तुम इतनी हड़बड़ा क्यों गई पूनम? नहीं, मैं कहाँ हड़बड़ाई हूँ, बस ऑफिस के लिए निकल ही रही थी। देर हो रही थी, बैठो मैं पानी लाती हूँ। प्रतिभा की नजर सोफे पर पड़ती है, जहां अविनाश की ऑफिस की टाई और उसकी शर्ट रखी है। वॉल पर अविनाश की तस्वीरें लगी देखकर प्रतिभा का दिल टूट जाता है। वो तुरंत अविनाश को फोन लगाती है। अविनाश बेडरूम से बाहर निकलता है और इस बात से बेखबर कि प्रतिभा उसके सामने ही खड़ी है, फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अपने सामने अविनाश को खड़ा देखकर प्रतिभा फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? हमारी ही सगी बहन के साथ मिलकर हमें धोखा दे दिया। क्या कमी थी हमारे प्यार में? अविनाश कुछ देर खामोश खड़ा रहता है और फिर कमी? अरे कमी तुम खुद हो प्रतिभा। तुम एक गांव की गंवार लड़की हो। मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, मॉडर्न बनने को कहा, पर तुम्हें मेरे अलावा पूरी दुनिया की फिक्र थी। तुमने कभी मुझे एक पत्नी का सुख नहीं दिया। हाँ दीदी, तुम मॉडर्न नहीं, ठेठ गांव की हो। जीजू इतने हैंडसम और मैच्योर हैं, तुमने कभी उनकी कदर ही नहीं करी। मुझे उनसे ये परेशानी देखी नहीं गई और हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला। अब जीजू मेरे साथ ही रहेंगे। प्रतिभा पूरी तरह से टूट जाती है। वो बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से निकल जाती है और अपने ससुराल वापस आ जाती है। वो ससुराल में किसी को कुछ नहीं बताती कि वो अविनाश और पूनम से मिलकर आई है। कुछ दिन अपने पति और बहन की बातों के बारे में सोचने के बाद अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी प्रतिभा। जैसा अविनाश जी मुझे बनाना चाहते थे, अब मैं वैसे ही बनकर दिखाऊंगी। प्रतिभा खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला करके मॉल से शॉर्ट्स और मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े खरीद कर लाती है और फिर एक बेहद छोटे शॉर्ट और टॉप पहनकर हॉल में आती है, जहां उसके सास ससुर गायत्री और महेंद्र बैठे हैं। अरे बहू, ये क्या बदतमीजी है? तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? बहू, क्या पागलपन है ये? होश में है तू? घर की मर्यादा भूल गई है क्या? प्रतिभा कुछ नहीं बोलती, बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ किचन में चली जाती है। अब प्रतिभा घर में मॉडर्न कपड़ों में ही रहती। फिर एक दिन घर पर पड़ोसी आए हुए थे, तभी अविनाश भी घर आता है। उसे देखकर मॉडर्न कपड़ों में प्रतिभा जबरदस्ती अविनाश का हाथ पकड़ लेती है। अरे गायत्री, तुम्हारी बहू को क्या हो गया? कैसे अजीब हरकतें कर रही है? अविनाश गुस्से से लाल पीला होकर प्रतिभा को बेडरूम में खींच कर ले जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मम्मी पापा ने सब बताया कि तुम्हारी हरकतों के बारे में। जैसी हो वैसी बनकर क्यों नहीं रहती? क्यों जी, मैं जैसी थी वैसी रहती तो आपको पसंद नहीं आता था। आपको तो शहर की मॉडर्न लड़कियां पसंद है ना, तो मैं वैसी ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या परेशानी है? अविनाश समझ जाता है कि प्रतिभा ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वो चुपचाप वापस लौट जाता है। लेकिन अविनाश ने क्या किया है, इस बात से अनजान उसके माँ बाप प्रतिभा को माँ को कॉल करके बुला लेते हैं। वो हड़बड़ाती हुई आती है और हॉल में सब लोगों को बैठा देखती है।
उमा बहन, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। हमने बहुत बड़ी गलती की जो गांव की बेटी समझकर इससे अपने बेटी की शादी कर दी। ये रोज घर में छोटे कपड़े पहन के तमाशा करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसे घर से निकाल देंगे। बता बेटी, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्यों अपने ससुराल वालों को परेशान कर रही है? माँ, मैं पागल नहीं हूँ। असली पागल तो आपका दामाद और आपकी शहरी बेटी पूनम है। प्रतिभा अपने पति और बहन के बारे में जो कुछ भी जानती थी वो सब सच सच बता देती है। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। मैं इस बात को नहीं मान सकती कि मेरी शहरी बेटी गांव की बेटी का घर उजाड़ सकती है। तो ठीक है, आप सब चलिए हमारे साथ, सच अपनी आंखों से देख लीजिए। प्रतिभा उन सबको अविनाश और पूनम के फ्लैट में ले जाती है, जहां पहुंचने में शाम हो चुकी थी। तब तक वो दोनों ऑफिस से आकर हॉल में सोफे पर एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। तभी महेंद्र, गायत्री, उमा और प्रतिभा एक साथ हॉल के अंदर दाखिल होते हैं। अविनाश और पूनम डरकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगा था कि आप बड़े संस्कारी परिवार के हैं। ऐसे संस्कार दिए आपके माँ बाप ने। आप मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। उमा बहन, मेरे बेटे पर उंगली उठाने से पहले अपनी इस शहरी बेटी को देखो, जिसने अपनी ही सगी बहन का घर उजाड़ दिया। उमा पूनम को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। नीच लड़की, तुझे शर्म नहीं आई अपनी बहन का घर उजाड़ते हुए? मौसी जी, कमी सिर्फ भैया की नहीं है। भैया ने भाभी को बदलने की कितनी कोशिश की, अपनी परेशानी बताई, पर भाभी बिल्कुल नहीं बदली। वो हमेशा गंवार बनी रही। तो भैया क्या करते? बस, आपस में बहस करने से समस्या नहीं सुलझेगी। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, वरना इन तीनों बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा भाई साहब। हर समस्या का समाधान बातचीत से निकल सकता है। महेंद्र जी अविनाश के पास जाते हैं। अविनाश बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? पापा, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का प्यार चाहता था, पर इसने मुझे अच्छे खाने और साफ घर के अलावा कभी एक पत्नी का सुख नहीं दिया। मुझे जो इससे नहीं मिला वो पूनम में दिखा। पूनम, तू बता, तूने अपनी बहन के पति पर डोरे क्यों डाले? माँ, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर जीजू जब भी अपनी परेशानी बताते थे मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब ये सब हो गया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अविनाश के सामने हाथ जोड़कर खड़ी प्रतिभा। मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं समझती थी कि अच्छा खाना खिलाना, आपके कपड़े प्रेस करना और परिवार का सम्मान करना ही पति का प्यार होता है। पर जब आपने ये सब किया तब मुझे समझ आया कि एक पति को अपनी पत्नी का शारीरिक और मानसिक साथ भी देना चाहिए होता है। मेरे प्यार में ही कमी थी। अब इस माफी का क्या फायदा प्रतिभा? फायदा है बेटा, गलतियां सबसे होती हैं, पर गलती का एहसास होना और माफ कर देना सबसे बड़ी बात है। प्रतिभा को अपनी गलती समझ आ गई है। तुम दोनों एक दूसरे को एक और मौका दो। थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा बहू बदलेगी। जिंदगी में थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अविनाश प्रतिभा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में सच्चा पछतावा है। अविनाश का दिल पिघल जाता है। ठीक है पापा, अगर आप सब मुझे माफ कर रहे हैं तो मैं भी प्रतिभा को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हूँ। पूनम प्रतिभा को गले से लगा लेती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया। अब मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगी कि मॉडर्न और स्टाइलिश कैसे बना जाता है। उसकी जरूरत नहीं है पूनम, भाभी को मॉडर्न बनाने के लिए मैं हूं ना। सब मुस्कुराते हैं और आंखों में खुशी के आंसू लिए अविनाश को साथ लिए वापस घर की तरफ बढ़ते हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद चौथी शाम हल्की स्ट्रीट लाइट्स में हल्के मेकअप और सुंदर सलवार सूट में बेहद प्यारी लग रही प्रतिभा अविनाश के साथ अविनाश के हाथ में हाथ डाले वॉक कर रही है। बस प्रतिभा, मैं अपनी लाइफ में तुमसे यही तो चाहता था। अगर तुम ये सब पहले कर देती तो मैं कभी पूनम की तरफ आकर्षित ही नहीं होता। प्रतिभा अविनाश के कंधे पर सिर रख देती है। मुझे माफ कर दीजिए जी। अगर मैं समय रहते ये बात समझ जाती तो हमारा घर टूटने की नौबत ही नहीं आती। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। हर किसी का परिवार प्रतिभा और अविनाश के जैसा नहीं होता, इसलिए बहुत सी शहरी बेटियां गांव की बेटियों के घर उजाड़ देती हैं। तो यदि आप भी गांव की बेटी हो तो अपना घर उजड़ने से बचाने के लिए खुद को जरूर बदलो।